रात के 1-2 बज रहे थे, मैं अपने हॉस्टल में था, तो मुझे एक हॉस्टल से फ़ोन आता है कि भैया हमें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। और दक्ष भाई वो जैसे इतनी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी ना करके अगर कोई अपने नाम से ड्यू में एसी लगवा दे हर जगह, भाई जैसे इसमें कुछ सैलरी भी होती है या कुछ मिलता है आप लोगों को? आप पूरे चुनाव में सिर्फ 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। भाई ये तो मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि कितना खर्चा आ जाता है। हवाबाजी का चुनाव है। जी भाई ये बहुत बड़ा बहुत से क्वेश्चन लोग कहते हैं कि गाड़ियों का चुनाव है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस एंड वी आर हेयर विद आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। हमारे चैनल पे पहला पॉडकास्ट है ये, जो कि फेमस पर्सनालिटी के साथ हैं, जो कि हमारे साथ हैं डीयू के वाइस प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, पोस्ट चेंज हुई है, नाम और सम्मान कभी चेंज नहीं हुआ। हमारे साथ हैं हमारे भानु प्रताप सिंह जी। थैंक यू भाई। कैसे हैं भाई? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत परेशान तो नहीं। तो भाई आज हम अपना पॉडकास्ट पहला करने वाले हैं और आपसे हमने शुभ शुरुआत करी है और कोशिश रहेगी कि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। नहीं, सबसे पहले तो मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई। आपके पहले पॉडकास्ट के लिए आपका चैनल ग्रो करे। धन्यवाद भाई। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपना पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई जैसे कि आधे लोग इसमें से जानते हुए होंगे, मगर 20% लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए लाइक जैसे मैं भी हूँ और बहुत सारे समर्थक भी होते हैं, वो नहीं जानते कि आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, आप कहाँ से जन्मे, कहाँ से आप आए हैं। तो वो आप पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से क्या रहे हो। जी दक्ष भाई, बेसिकली मैं हरियाणा बल्लभगढ़ से हूँ। बल्लभगढ़ में गाँव सोती गाँव में मेरा जन्म हुआ। और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव के समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को सभी को एक बड़ी बड़ी समस्या, किसी ने सोचा मैं यूपी से हूँ, किसी ने बोला राजस्थान से हैं, किसी ने बोला हरियाणा से हैं, किसी ने उत्तराखंड से बोला। पर मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्र मेरे लिए एक जैसे एक बराबर थे। पर मैं बेसिकली हरियाणा बल्लभगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा भाई, ओके। तो भाई आपका ये दिल्ली आना कैसे हुआ, जहाँ आपकी इतनी बड़ी लेगेसी बनी? तो मैं जानना चाहता हूँ कि दिल्ली कैसे आना हुआ आपका। देखिए, दिल्ली आना मेरे लिए सिर्फ एक जगह बदलना जैसा नहीं था। दिल्ली आना मेरे लिए एक अपने करियर को लेकर, एक अपने सपनों को सही दिशा देने के लिए ऐसा कुछ था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी 12th की स्टडीज़ पूरी करने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर श्री अरबिंदो कॉलेज में अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स में मैंने अपना एडमिशन लिया और वहाँ से इस पूरे सफ़र की शुरुआत हुई। अच्छा, बहुत ही अच्छा भाई। और फिर आपने मतलब डीयू में आप एग्ज़ाम दे के आए हैं या किस तरीके से? देखिए दक्ष भाई, मेरा एडमिशन 2017 में हुआ, तो उस समय परसेंटेज बेस्ड पर अच्छा एडमिशन्स होते थे। उसके बाद ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आया, CUT अच्छा। आया। उससे पहले आपके जो 12th के मार्क्स थे उनके बेसिस पर आपके एडमिशन होते थे, परसेंटेज बेस्ड पर आपके एडमिशन होते अच्छा, तो डीयू से भाई आपने लॉ कराया। थे। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से मेरी ग्रेजुएशन हुई है। अभी मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, लॉ सेंटर से। अच्छा। और जिन भाइयों को नहीं पता, भाई अभी भी हैं एज अ स्टूडेंट, जैसे कि भाई ने बताया लास्ट ईयर है आपका। तो आप लोग भाई, जिनको करीबियों को पता होगा और जो भाई के फैंस हैं या समर्थक हैं या दिल से चाहने वाले हैं, वो भी जाके मिल सकते हैं। और बाकी भाई मैं जानना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं डीयू का जो एजुकेशन सिस्टम है जी, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है डीयू, तो वो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं स्टूडेंट्स को लेकर। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्या है कि आपको एक अच्छी अफोर्डेबल एजुकेशन, एक बड़ा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक आपको एक बड़ा एलुमनी नेटवर्क मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और वहीं आप जाएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इंडस्ट्री लिंक, साथ में आपको एक स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें साथ साथ मिलती है। पर डीयू के अंदर जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका एटमोसफेयर, वो है उसके डेमोक्रेटिक राइट्स। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट है वो केवल क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम से बाहर निकलकर ज़िंदगी को सीखता है, ज़िंदगी को जीना सीखता है। और साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी हर एक छात्र के अंदर पैदा होती है। जी, मैं ये चीज़ देखता हूँ, मतलब जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये सब चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, बट डीयू में क्या है, हर बंदे को अपना बनाना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो भाई आपको ओवरऑल ये डीयू के इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है, जो कि बहुत ही लोगों का क्वेश्चन होगा ये? देखिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है, जिसे हम डूसू इलेक्शन बोलते हैं जी,
वो मैं अपने तरह से बताऊं तो वो इलेक्शन मेरे लिए केवल एक सत्ता का इलेक्शन नहीं है, वो एक सेवा का एक जरिया है। किस प्रकार हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर रहकर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्र भारत के अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्य से आते हैं, एक साथ एक छत के नीचे रहकर पढ़ते हैं और आने वाले भारत के भविष्य के लिए जो एक साथ काम करते हैं, उनको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अकोमोडेशन की समस्याएं होती हैं, आपकी फीस की समस्या होती हैं, सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसी अनेकों प्रॉब्लम्स को लेकर आप एक इलेक्शन लड़कर एक जीत के आने के बाद उन समस्याओं को हल कर सकते हैं। अच्छा। ये एक ड्यू का इलेक्शन है। ड्यू का इलेक्शन है कि आपको देश की राजनीति के अंदर आपको जगह मिलना। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव है, जिसके बाद आप जो आप क्वालिटीज दूसरों से सीख कर निकलते हैं वो आप देश के लीडरशिप में उन सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो भाई जैसे इसमें कुछ सैलरी भी होती है या कुछ मिलता है आप लोगों को? जी नहीं दक्ष भाई, इसमें कोई सैलरी नहीं होती है। हाँ, एक स्टूडेंट फंड होता है जिसको हम स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो आपको पर्सनली कुछ नहीं मिलता है, वो सिर्फ नहीं, अपना काम करने के लिए देखिए आपको चीज़ें? जो डूसो के ऑफिस बेयर्स है वो भी स्टूडेंट ही हैं, हाँ तो जी। ऐसे कोई सैलरी बेस्ड नहीं होता है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव उसका एक स्टूडेंट फंड होता है, उससे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके भाई, तो भाई जैसे कि जैसे इलेक्शन होते हैं डीयू में, तो आपके हिसाब से जैसे हमारी भी एक बेनेट यूनिवर्सिटी में जैसे आप आए हैं, आपने यूनिवर्सिटी देखी और भी बहुत सारी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुझसे सबसे ज़्यादा ही गए होंगे, तो उनमें भी क्या इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं हमेशा इस मत में रहता हूँ कि भारत के अंदर सभी विश्वविद्यालयों के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे नॉन प्राइवेट हो, सभी के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। देखिए क्या है कि जो आज का युवा है वो आने वाले भारत का भविष्य है, और राजनीति के अंदर अगर हम चाहते हैं कि राजनीति के अंदर युवाओं की भागीदारी हो, युवा तरीके से लीड करें, तो वो जो युवा है, वो जो यूथ है, वो कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो कॉलेजों के अंदर है। तो हमें कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट को मौका देना चाहिए और सभी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ओके भाई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भाई ऐसा होता है कि अलाउ नहीं करते, ये लाइक टीचर डिसाइड करते हैं कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो ये चीज़ आपको ठीक लगती है या मतलब ये कुछ हद तक सही नहीं है? नहीं, देखो एक स्टूडेंट काउंसिल, इलेक्टेड स्टूडेंट काउंसिल तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इश्यूज फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, तो उनके लिए भी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल होनी चाहिए। तो भाई जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट बने, इतनी बड़ी पोस्ट पे, मतलब इससे इतनी छोटी पोस्ट भी हैं, आप सीधा वाइस प्रेसिडेंट बने, तो इसमें आपको कितने क्या चैलेंजेस आए? मतलब इतने लोगों ने आपकी रील्स देखी, मैंने खुद भाई की रील्स देखी, मैं कनेक्ट हुआ, मैं खुद मिल नहीं पाया तो ऑनलाइन सपोर्ट करा, इतना ऑनलाइन सपोर्ट भाई के इन्फ्लुएंस से ही इतनी पब्लिक जुड़ गई कि मेरे को तो अंदाज़ा भी नहीं था। तो मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या चैलेंजेस थे ऐसे कि क्या आपने फेस करे? देखिए, दूर से देखने में तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लोगों को लगता है कि एक हवाबाजी का चुनाव है। जी भाई, ये बहुत बड़ा बहुत से क्वेश्चन लोग कहते हैं कि गाड़ियों का चुनाव है। जी ठीक है, पर दक्षिण में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डूसू लड़ना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको पूरे साल भर, पूरे आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपको स्टूडेंट्स को बीच में रहना होता है। लाखों छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, अलग अलग छात्र से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानना होता है, उसके समाधान की बात करनी होती है। फिर पूरे साल भर आपको एक्टिविज्म करना होता है। हर कॉलेज में, सोसाइटीज़ में, हॉस्टल्स में आपकी टीम होनी चाहिए, उनमें आपका जाना होता है, उनकी समस्याएं सुननी होती है, उनकी समस्याओं के लिए, समाधान के लिए प्रशासन से आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस सब के बाद जाके आपके अंदर एक स्टूडेंट एक्टिविज्म जागता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ने में एक छात्र नेता को फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज से लेकर छात्र संघ चुनाव जीतने तक डेली अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, तो भाई जैसे आपके कोई पर्सनली कुछ जैसे कोई दिक्कत आई हो और आपने उसको कैसे फेस करा? देखिए, मेरे छात्र संघ का चुनाव चल रहा था, तो आप सबको पता ही है कि एनएसयू का क्या बैकग्राउंड रहा है। जी ठीक है, तो एनएसयूआई, ये कांग्रेस हमेशा से ये चुनावों में मसल पावर, मनी पावर को यूज़ करती है। जी, पर हम सब ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने, आप जैसे सहयोगी भाइयों ने एक साथ मिलकर उन मनी पावर के लोगों को, उन मसल पावर यूज़ करने वाले लोगों को उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने का काम किया है। जी भाई, जो स्टूडेंट पावर है वो नेशंस पावर है, ये उस चुनाव में सिद्ध हुआ है कि सिर्फ छात्रों की एकता की वजह से कोई मनी पावर, कोई मसल पावर नहीं जीत सकती। भाई आपको लगा था कि इतनी सारी पब्लिक आपके साथ जुड़ जाएगी?
देखिए, एक छात्र नेता के लिए एक साफ नीयत और एक साफ छवि बहुत जरूरी है। जब आप छात्रों के लिए बिना किसी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो छात्र भी आपको पे बैक करते हैं, और जब आप समाज में एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर समाज के अच्छे के लिए बात करते हैं तो समाज भी आपको आपके साथ खड़ा मिलता है। और मुझे तो हमेशा पूरी सोसाइटी ने, पूरे समाज ने कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया है। ठीक है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि कितना खर्चा आ जाता है और कितने कनेक्शन चाहिए होते हैं टू बिकम अ DU प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव जीतने के लिए आपको ना किसी पैसे की जरूरत, ना किसी बड़े कनेक्शन की जरूरत। आपको जरूरत है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की, आपको जरूरत है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के भरोसे की, वो छात्र आप पे भरोसा करें। आपको जरूरत है तो आपकी टीम की, आपको जरूरत है तो आपकी मेहनत की, आपकी लगन की। ये कॉस्ट, कनेक्शन, ये सब बाहर की दुनिया में देखने वाली चीज़ें हैं। और जो भी इंसान, जो भी छात्र नेता कॉस्ट कनेक्शन को लेकर चुनाव लड़ने आता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं जीत पाता है। भाई फिर भी जैसे मोटा मोटा खर्चा कि क्या आ जाता होगा अगर कोई अपना फर्स्ट ईयर का भाई या कोई नया बाहर से आ रहा है DU का सपना देख के कि मैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा, तो थोड़ा अपने भाइयों को आइडिया लग जाए। देखिए, एक बेसिक खर्चा जो होता है इसको बोल सकते हैं। आपका जो कैंपेन है, आपका कैंपेन अच्छा रन होना चाहिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट तक आपकी रीच होनी चाहिए, आपके हैंडमेड पोस्टर्स होने चाहिए, आपके सभी फ्लैट्स, सोसाइटीज़ में, हॉस्टल्स में, PGs में आपके प्रचार होना चाहिए। आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो आपके लिए होना चाहिए। वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव है वो लिंगदो कमेटी के थ्रू होता है, और लिंगदो कमेटी में एक लिमिट थी 5,000 रुपये। आप पूरे चुनाव में सिर्फ 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। भाई ये तो मुझे लगता है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी गाड़ियाँ देखी हैं तो वो तो देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं दक्ष भाई। जो वो गाड़ियाँ होती हैं, जो वो लोग होते हैं, वो किसी की भी घर की गाड़ी तो होती नहीं है, वो सबके भाईचारा जो जिसको हम कहते हैं ब्रदरहुड, उनसे आए हुए लोग होते हैं। वो जो गाड़ियाँ लेकर आते हैं, वो जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं। बाकी ऑफिशियल तो यही है कि आप लिंगदो कमेटी से चुनाव लड़ते हैं तो आपकी एक लिमिट होती है पैसे खर्च करने की। अच्छा। इसको लेकर हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, और ये हमारी मांग है कि लिंगदो कमेटी के अंदर जो एक रूल है 5,000 रुपये खर्च करने का, उसे बदल कर उसे थोड़ा बढ़ाया जाए। क्योंकि हम देखें तो अगर एक छात्र नेता मेट्रो से भी पूरी यूनिवर्सिटी ट्रेवल करेगा पूरे चुनाव में, तो उसके 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। बहुत आराम से भाई, और खाना वाना भी होता है। तो वैसे बेसिकली ऐसे अगर आज की डेट में लड़ा जाए तो मेरे को लगता है कि 10 लाख, 10 से 12 लाख। देखिए, सबका अपना अपना कैंपेन है, वो अलग अलग कैंपेन पे जिम्मेदारी होती है, अलग अलग कैंपेन के फ़र्क होता है कि किस तरीके से कैंपेन चल रहा है, सबका पर्सनल होता है। ठीक है भाई। तो भाई ऐसा क्या काम कर सकता है कोई कि अगर उसे DUSU का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनना हो? लाइक एक मेरा जैसे पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ना करके, जैसे इतनी सारी गाड़ियाँ इकट्ठी ना करके, अगर कोई अपने नाम से DU में AC लगवा दे हर जगह, या वाटर कूलर्स लगवा दें, या बेसिक नीड की चीज़ें लगवा दें, और ट्रैवल करे अपना मेट्रो से या अपने ओला एंड उबर से, तो क्या वो DU में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? बिकॉज हमसे ज़्यादा आप जानते हो कि DU के बच्चे किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि मेन है बच्चों को, फैकल्टीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करना, तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या कोई जीत पाएगा? देखिए, आपका सुझाव ठीक है दक्ष भाई, पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो भी छात्र पढ़ने आता है और जो भी चुनाव लड़ता है वो सब एक सामान्य परिवार से आते हैं। जी। ठीक है, अब एक सामान्य परिवार का व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इतने सारे कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें AC तो नहीं लगा सकता। वो तो सरकार की चीज़ है, सरकार से हम मांग करेंगे। चुनाव तो इसीलिए कि सरकार लगाए, ठीक है। हाँ, पर जो आपका सुझाव है कि गाड़ियों पर रोक लगनी चाहिए, इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। और इस चुनाव में आपने देखा भी होगा, जो अभी 2025 में चुनाव हुआ है, कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग करी थी और हाई कोर्ट की भी ये गाइडलाइंस थी, गाड़ियों पर भी इस चुनाव में रोक लगी है। जो ये पेपर मटेरियल थे प्रिंटिंग के, इन पर भी रोक लगी है। और इस बार का चुनाव एक सेफ एंड क्लीन कैंपस का चुनाव हुआ है। तो भाई ये जो जैसे चुनाव होता है और DU में कोई आ रहा है या DU में कोई नहीं भी आ रहा है, जैसे हम लोग भी हैं, तो जानना चाहते हैं कि मतलब ये किस कमेटी के अंदर होता है? जैसे आपका ABVP था, हाँ, और कौन सी ये जो रूल बुक भी होती है कोई DU के इलेक्शन की, तो ये कौन बनाता है और कितनी पार्टीज हैं? थोड़ा इसके बारे में आप समझाएं तो मेरे को लगता है ये अच्छा होगा। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही मैं चुनाव लड़ा, ABVP ABVP से, ठीक है। ऐसे अलग अलग छात्र संगठन हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव लड़ते हैं, लेफ्ट भी है, NSUI भी है, और ऐसे अनेकों छात्र संगठन जो चुनाव लड़ते हैं। अब बात आते हैं चुनाव की। जो चुनाव होता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन चुनाव कराता है। एक डूसू का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, डूसू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सभी आपके डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, किस तरीके से आपको चुनाव लड़ना है, किस तरीके से आपको कैंपेन चलना है। उस डूसू कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, लिंगदो कमेटी को इम्प्लीमेंट करते हुए जब ये छात्र संघ का चुनाव होता है, सभी छात्र संगठन अपने प्रत्याशी उतारते हैं और उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। ओके, तो किसी को भी अगर ना हो तो इस टाइप का रहता है, पूरा रूल्स इस तरीके से रहते हैं और पार्टीज इतनी होती हैं। और भाई जैसे मैंने आपके जांच में भी देखा था कि आपका रिजल्ट बहुत लेट आया था जी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम तो मतलब बिल्कुल ही इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गई थी कि कब आएगा भाई का रिजल्ट, कब आएगा। और बहुत ही लेट बात पता चला, वो शायद इस वजह से था जहाँ तक मुझे लगा कि वो जो मतलब जैसे गंदगी हो जाती है जैसे रोडों पे, वो सबको पोस्टर हटाने को बोला था, यही रीज़न था या कुछ और था? देखिए करीब 2 महीने के इंतजार के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम आए थे। हाई कोर्ट ने उन परिणामों पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। जो भी उस समय डिफेसमेंट हुई थी, उस डिफेसमेंट को देखते हुए उन चुनावों पर रोक लगाई गई, चुनाव के परिणामों पर रोक लगाई गई, और उन सभी छात्र नेता वो जो चुनाव लड़ रहे थे उन्हीं को ये निर्देश दिए गए कि आप लोग दिल्ली की सफाई करेंगे। और मुझे पर्सनली हाई कोर्ट की जो ये गाइडलाइंस थी, हाई कोर्ट को जो ये हमारे लिए डिसीजन था, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि जब छात्र नेता खुद जाकर दिल्ली की सफाई करेगा तो उसे पता लगेगा कि दिल्ली अपनी है। जी जी। और उसके बाद इस चुनाव में आपने देखा होगा कि इस चुनाव में कोई पेपर मटेरियल यूज नहीं हुई। जी, वही मैं कहने वाला था कि इस चुनाव में बिल्कुल भी वो पेपर उड़ाने वाला सीन या पोस्टर का भी एक लिमिटेड एक वॉल बना दी गई है हर एक कॉलेज में, है ना। तो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे भी लगी पर्सनली। तो भाई जैसे किसी नॉर्मल बच्चे को बनना है, वो ड्यू में आता है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? मतलब उसको मतलब कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है या क्या करना पड़ता है टू बिकम और स्टैंड करने के लिए कि प्रेसिडेंट हो इन सब के लिए? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का नॉमिनेशन फॉर्म होता है जो आपको फाइल करना होता है। छात्र संघ चुनाव की कुछ मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी जो पॉइंट्स हैं, उसके जो डूज और डोंट्स हैं वो फुलफिल करने होते हैं। आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है। आपकी एज 17 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए भाई? मोर देन 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अच्छा। उसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपके हर कॉलेज में एक टीम होनी चाहिए, सभी हॉस्टल्स में आपका संपर्क होना चाहिए, सभी पीजीज में आपके लोग होने चाहिए, सभी सोसाइटी में आपके दोस्त होने चाहिए। एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो खुद कैंडिडेट बनकर पूरे दिन पूरे चुनाव में आपके लिए काम करे। ओके, तो भाई ये एक मैंने देखा है कि गर्ल्स के लिए एक अलग सीट होती है शायद। नहीं, ऐसा अभी तक नहीं है, पर आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। पर अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ऐसे कोई रिजर्वेशन नहीं है। अच्छा, बहुत से कॉलेजेस में ऐसी रिजर्वेशन है, हाँ जी, पर डूसू के इलेक्शन में रिजर्वेशन नहीं है। एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी, एक जॉइंट सेक्रेटरी। सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी। ओके भाई जैसे कि आप डूसू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे और हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, तो अब इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है कि लाइक अब आप क्या प्लानिंग है आपकी, क्या सोच रहे हैं? बहुत भाई जैसे आपसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, किसी और के थ्रू होते हैं, तो मैंने ये चीज़ पर्सनली भी देखी है, आप किसी और के थ्रू कनेक्ट हो तो वो कुछ और बताता है, भानु भाई का अंदर से पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, तो बहुत भाई को डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि अब आपके प्लान्स क्या है। देखिए, मैं आपकी पूरी ऑडियंस को हाँ। और अपने सभी भाइयों को, बहनों को बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने पिछले 8 सालों में छात्रों के लिए काम किया है, मैं आगे भी उसी प्रकार से काम करूँगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को उपाध्यक्ष बनने के बाद जो कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो कुछ एक्सपीरियंस मुझे आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं देश के लिए, समाज के लिए, उस सेवा को लेकर मैं मैदान में उतरूँ और देश के लिए, समाज में फिर से एक बार मैं सेवा करूँ। तो पॉलिटिकली कुछ सोच रहे हैं आगे? देखिए, पॉलिटिकली तो पता नहीं, पर हाँ ये कि समाज के लिए, देश के लिए मुझे काम करना है जी। जी। कुछ ऐसा पर्सनल या कुछ जॉब रिलेटेड या कोई अब्रॉड जाने का आपका प्लान? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं, अब्रॉड नहीं। हम लोग इस देश में जन्म हुआ, इस देश में रहना है,
यहाँ देश के लिए काम करना है। जी जी। तो भाई एंड करने से पहले बस मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई ऐसा इंसिडेंट कि आप पर्सनली कुछ बताना चाहते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हो, या आप बिल्कुल फंसते फंसते उसमें बचे हो? देखिए ऐसे तो क्या है कि छात्र नेता के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता ही है, कभी प्रशासन से झड़प होती है, कभी कुछ होता है। पर हाँ, एक इंसिडेंट है जो जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था, तो अपने कार्यकाल के दौरान लगभग रात के 1-2 बज रहे थे, मैं अपने हॉस्टल में था, तो मुझे एक हॉस्टल से फ़ोन आता है कि भैया हमें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा। और अध्यक्ष भाई वो बिल्कुल रात की ठंड थी, हम्म, तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने बात करी, तो उस समय कॉलेज के जो वार्डन थे वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन किया और वहाँ बातचीत करी उनसे, तो उनको फिर वापस से उनके हॉस्टल में एडमिशन उसी रात को ऑन द स्पॉट उनको दिया। अच्छा तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो, अगर हम चुनाव जीत कर आए तो हम किसी छात्र की मदद कर पाए। जी। तो किस बात पे निकाल दिया था भाई? उनका कुछ इशू हो गया हॉस्टल को लेकर, हाँ। पर मैंने उनसे यही मांग करी, आप इनको 1 महीने का नोटिस दीजिए, 1 महीने जी। कहाँ रहेंगे, इसकी पूरी तैयारी करके जब इनको आप करिए। ओके। तो इसी के साथ अपना पहला पॉडकास्ट एंड करते हैं, और बड़ा अच्छा लगा भानु भाई आपसे बात करके, धन्यवाद। और आप ही अलग एक मेरी इंस्पिरेशन थे, और आज आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती नहीं, है? आपके साथ है दक्ष भाई हमेशा। और भाई पर्सनली आप मिलेंगे तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई।